ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी होगी, दक्कन में ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में, मतलब दक्कन क्षेत्र में पहला कोई स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और पहला स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इससे पहले भी एक प्रयास हुआ था, दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का एक प्रयास पहले भी हुआ था। वो हुआ था जुल्फिकार खां के द्वारा। ठीक है, जुल्फिकार खां जो कि 1708 में स्थापना करने की बात की थी, मतलब वो सोच रहा था कि ऐसा करेंगे हम, और बात 1708 की हो रही, बहादुर शाह प्रथम का समय रहा, वो उसी समय की बात है। अंत में जाके अपना फिर ये चिनकिलिच खां जो आसफ जान हजा मुर्मू थे, इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और याद रखना, जुल्फिकार खां जब दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, तो उस समय वो दक्कन का वायसराय हुआ करता था। लेकिन 1713 में जब ये क्या नाम इनका, चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय बनाया गया, उसके बाद चिनकिलिच खां की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। उनकी महत्वाकांक्षाओं ने क्या किया, जन्म दिया हैदराबाद जैसे राज्य की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये बात हमको याद रखना है। अब यहाँ पे जो अगला राज्य है वो है बंगाल। बंगाल के बारे में हमने क्या बता रखा है कि बंगाल मुगलों के समय का, मुगल जागीर का, मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, है ना, और सबसे विकसित, सबसे सुखी जागीर हुआ करती थी। ये तो सबको पता यस सर। है ना। ठीक है, अब बंगाल में देखिए, बंगाल में उस समय का जो बंगाल था, आज के समय में पश्चिम बंगाल अपना, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा शामिल था। सबसे संपन्न क्षेत्र था मुगल साम्राज्य का। यहाँ का जो पहला स्वतंत्र शासक हुआ बंगाल का, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक पहला, क्या नाम था इसका? इसका नाम है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां था। अब इसके बाद दूसरा नाम आता है अलीवर्दी खां का। लेकिन मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां के बीच में थोड़ा सा गैप भी है, और वो गैप जो भरा है वो भरा था सुजाउद्दीन ने। अब मुर्शीद कुली खां हुए, फिर हुए सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, उनके बाद नाम आता है किसका? अली वर्दी खां का। इनके बाद एक नाम और आएगा, क्या नाम उसका? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद नाम आएगा मीर जाफर का, फिर आएगा मीर कासिम, फिर आएगा मीर जाफर, उसके बाद मीर जाफर का लड़का, काम खत्म। इस तरीके से बंगाल का शासन चल रहा था। बात बंगाल की हो रही है, और बंगाल में सबसे पहले मुर्शीद कुली खां है। तो मुर्शीद कुली खां क्या स्वतंत्र शासक ही बन गए थे? नहीं, ये वहां पे नियुक्त किए गए थे सूबेदार। मुर्शीद कुली खां 1701 में बना सूबेदार, सूबेदारी करता रहा, धीरे धीरे नियुक्त हुआ था। और ये बंगाल ही नहीं, बंगाल बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल भी है, बांग्लादेश है, बिहार और उड़ीसा, ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। मतलब इतने बड़े पूरे क्षेत्र का सूबेदार था। 1701 में नियुक्त हुआ था ये। ठीक है, अब 1701 में, लेकिन हमने पढ़ा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। 1707 के बाद, या फिर बोले औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुर्शीद कुली खां के ही नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य बनता है। इसने क्या किया, जब यह सूबेदार ही हुआ करता था तब की बात है, इसने, मतलब मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल की राजधानी को कहां लेकर आया? पहले हुआ करती थी ढाका हुआ करती थी, ढाका से ले आए मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। उस समय किया था, यह समय है 1704 का, मतलब ये उस समय सिर्फ और सिर्फ एक सूबेदार हुआ करता था बंगाल का। मतलब बंगाल का सूबेदार होते हुए मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। बात क्लियर हुई? यस सर। इसे मुर्शीद कुली खां को एक, वो क्या बोलते हैं,
बंगाल में एक जो नई जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, नई जमींदारी व्यवस्था की जो शुरुआत बंगाल में हुई, उस वजह से मुर्शीद कुली खां को बोला जाता है कुलीन वर्ग का जनक। कुलीन वर्ग का जनक है ये, कुलीन वर्ग का जनक भी है। इसी ने क्या किया था, इसी मुर्शीद कुली खां ने ही क्या किया, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इजारेदारी व्यवस्था या फिर इजारा व्यवस्था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन आते हैं, फिर अलीवर्दी खां आते हैं, फिर सिराजुद्दौला आएंगे, प्लासी का युद्ध होगा बंगाल में, फिर आएंगे मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, बंगाल में शुरू हुआ द्वैध शासन। बंगाल की बात करें, केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्ति मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। कमजोरी, जो सत्ता की कमजोरी ताकत थी, उसका फायदा इन्होंने उठाया। मुर्शीद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे वहां का दीवान बनाया गया था। ठीक है, दीवान था ये, ओके। उसने अपने को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। बाहरी खतरे से वो खुद को सुरक्षित रखा, ठीक है ना, अंदरूनी और बाहरी खतरे को। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। मुर्शीद कुली खां की बात हो रही है, ठीक है। 3 विद्रोह हुए थे। विद्रोह जो हुए थे, सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद ने किया था। ये जो 3 विद्रोह बंगाल में हुए थे मुर्शीद कुली खां के समय में, उनके जो नेता रहे हैं सीताराम राय रहे हैं, उदय नारायण रहे हैं, गुलाम मोहम्मद रहे हैं। उसके बाद सुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था, ठीक है। तो एक तो विद्रोह ये हुआ सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद के नाम पे, एक हुआ है सुजात खां के नाम पे, और एक हुआ है जो अंतिम विद्रोह था वो था नजात खां का। अब ये पूछा जा सकता है, हाँ चलिए। हराने बाद मुर्शीद कुली खां ने उनकी जमींदारियां उन्होंने अपने कृपापात्र रामजीवन को दे दी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मुर्शीद कुली खां के समय में बंगाल में हुए 3 विद्रोह निम्न में से किनके नेतृत्व में नहीं हुए थे या किनके नेतृत्व में हुए थे? तो इन सबके नाम दिए जा सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मुर्शीद कुली खान 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद है शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। तो कितने हुए? हमने 2 नाम बताए थे, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन। तो मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन के बाद एक और नाम इसमें याद रखना भाई। अब वो नाम क्या है? नाम है सरफराज, ठीक है। सरफराज का भी नाम लिख लो यहीं पे। सरफराज खां को ही गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान नवाब बनते हैं, ओके। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। किन तीनों ने भाई? मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज। इन तीनों ने बंगाल को सुव्यवस्थित और शांति प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा भी दिया, याद रखना, व्यापार को बढ़ावा दिया, उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था भी शुरू की। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, मुर्शीद कुली खां के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। इसने बंगाल में शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन की नींव रखी, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट, उसने व्यापार उद्योग को बढ़ावा दिया। तीसरा, प्रशासन में मितव्ययिता बरती। ये सब लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए। बंगाल में के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। इसने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर के भूमि को क्या किया? एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और शुरू किया इजारा व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। क्या है ये? ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था है। इजारेदारी व्यवस्था आपसे पूछी, मतलब अंग्रेजों के समय में जमींदारों को बोला गया था कि आप क्या करेंगे, मान लीजिए 11 रुपया आपने वसूला है तो 10 रुपया आप हमें दे देंगे, 1 रुपया अपने पास रखेंगे। ये हो गया ठेका, ठीक है, अंग्रेजों का जमींदारों के साथ। सेम चीज मुर्शीद कुली खां ने भी की थी, ठेका पे दे दिया, इजारा व्यवस्था बोले उसे, कि आप लोग हमें इतना देंगे या खुद इतना रखेंगे।
जैसे अंग्रेजों ने नहीं तय किया था कि किसानों से कितना वसूलना है, वैसे ही मुर्शीद कुली खां ने भी नहीं तय किया था कि किसानों से कितना लेना है। बात समझे? जी सर। हाँ, ध्यान रखना इसका। तो इजारा व्यवस्था क्या है? ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था है। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से अपने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। इसने खुद भर्ती किए थे। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने, उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। तकावी ऋण, यह भी एक फैक्ट तैयार हुआ कि बंगाल क्षेत्र में तकावी ऋण की शुरुआत किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। तकावी ऋण क्या है भाई? तकावी ऋण होता है मतलब कि किसानों को अग्रिम भुगतान देना। मान लीजिए हमको धान की खेती करवानी है या गेहूं की या गन्ना की खेती करवानी है, तो हम बोल देंगे किसान से, भाई एक काम करो, इतना पैसा ले लो और गन्ना खेती करो, देखभाल करना, खेती कर लो, बाद में हमको दे देना, या जो राजस्व रहेगा उसमें माफी हो जाएगा भाई, है ना? ये तकावी ऋण है। इसको अग्रिम भुगतान भी बोल सकते हैं। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इजारा व्यवस्था उतनी सफल नहीं रही। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए। इसने क्या किया? केवल असल जमा की मांग की थी, गैर कानूनी टैक्स हटा दिए थे। फिर भी उसने जमींदार किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। ठीक है? एक इसका क्या हुआ? उसके सुधारों का परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनह पे इजारेदार आकर बैठ गए थे। पुराने जमींदार निकल गए, नए जमींदार आ गए। क्योंकि वो इजारा कर रहे थे, इसलिए उनको इजारेदार कहा गया। पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? बंगाल में लागू की गई मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक नई आर्थिक नीति या लागू की गई नई आर्थिक नीति की विवेचना करें तो उसमें अच्छा भी तो बहुत कुछ हुआ। बंगाल को समृद्ध बनाने का प्रयास किया, उद्योग व्यापार को बढ़ाया, उसने सुव्यवस्थित शांति प्रशासन स्थापित किया, उसने किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, उसने किसान खेती करने में पीछे ना हटे, उसके लिए उसने तकावी ऋण शुरू कर दिया। इन सबके बावजूद भी उसने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जिसने किसानों का खून चूस लिया। इस तरीके से फिर आप निष्कर्ष भी देंगे। बात समझे? मुर्शीद कुली खां और बंगाल, मुर्शीद कुली खां उसका प्रशासन, मुर्शीद कुली खां उसकी आर्थिक नीति। बात समझ रहे ना? ऐसे करके कोई भी प्रश्न आए उसको आप यहां से शुरू करके, यहां से क्या, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से यहां तक का सर्च में क्या लिखेंगे? है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां के समय का बंगाल एक समृद्ध प्रांत बन चुका था, जहां पर किसानों से लगान वसूली का एक निर्दयतापूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है। ऐसे या फिर एक निष्कर्ष और भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बंगाल का प्रशासन या बंगाल क्षेत्र मुर्शीद कुली खां के समय में फला फूला, एक समृद्धि की ओर बढ़ा, जिसके प्रमुख कारण उसकी आर्थिक नीतियां रही हैं। एक ये भी इसका निष्कर्ष बन जाएगा, क्योंकि विवेचना करनी है, आलोचना तो करनी नहीं है। तो ये सिंपल सा विवेचना आप सिंपल से यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अपने मन से निष्कर्ष लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। सर निष्कर्ष आंसर के अनुसार लिखना, मतलब लिखा जाता है ना सर? हाँ, और परीक्षा जो होता है प्रश्न के अनुसार। बिल्कुल। ठीक है सर। पूछो ना, कोई डाउट है? मुर्शीद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदू मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। ठीक है? उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू ही थे। ध्यान रखना, अभी एक प्रश्न और मिलेगा यहाँ पे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शीद कुली खां ने स्थानीय जमींदार महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया, नियमित थानों चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों, उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए
और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। अब यहां पे देखिए एक प्रश्न क्या होगा, एक प्रश्न समझा दे, बंद कर देंगे, ठीक है। यहां तक में जो एक प्रश्न बनेगा मेंस के लेवल में, बंगाल की उत्तरवर्ती मुगल काल में बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में नए भू अभिजात वर्गों को जन्म दिया। स्पष्ट करें, स्पष्ट करें, ये यहां से यहां तक का में प्रश्न मिल जाएगा। स्पष्ट करें कि उत्तरवर्ती मुगल काल में बंगाल का प्रशासन एक सुख, समृद्धि, शांति और शांति का प्रशासन था, शांति का काल था। बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में वहां के स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों को शामिल करना बंगाल की शांति को स्थापित करने का प्रमुख कारण था। स्पष्ट करें, ऐसा भी एक प्रश्न है। वहां के लोकल लोगों को ही तो शामिल किया इन्होंने हर जगह लगभग लगभग। उत्तरवर्ती मुगल काल में बंगाल क्षेत्र में शांति सुव्यवस्थित प्रशासन को स्थापित करने के लिए वहां के नवाबों के द्वारा किए गए प्रमुख उपायों का वर्णन करें। आप बताइए फिर इसमें सब कुछ, चौकियों का कैसे स्थापना की इन्होंने, सड़कों का कैसे स्थापना करवाया इन्होंने, सड़कें कैसे निर्माण करवाई, व्यापार उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया इन्होंने, कैसे उन्होंने वहां के लोकल लोगों को प्रशासन में शामिल किया, कैसे उन्होंने हिंदुओं को अपने यहाँ नौकरी दी, अपने फौज में उन्होंने रखा, कैसे किसानों को संतुष्ट किया, इन सब चीजों को बताना है। अब ये बात भूल जाना कि वहां पे आप एक पहले मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, फिर ये वाला खां, फिर वो वाला खां, कोई खां नहीं। एक सिंपल सा प्रश्न है कि नवाबों के द्वारा अपनाए गए प्रमुख कदमों की व्याख्या करनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उन वजहों को बताओ जिनकी वजह से बंगाल में शांति और सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो सका था। बस बात खत्म रहेगी। किसी का नाम मत लो, कोई जरूरत नहीं नाम लेने की। अगर आपको लगता है नाम लेने में कंफ्यूजन है, नाम लेने में दिक्कत हो सकती है, भैया कहीं को लिख देंगे, तो आप नाम ही मतलब किसी का, सीधे सीधे काम बताओ, क्या का काम हुआ है। सर कुछ पूछना था। बंगाल के नवाबों ने, हमने कल जो पढ़े थे उसमें हमने कुछ प्रश्न बोले थे आप लोगों को, आप लोगों ने लिखा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। कल के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उनका आंसर भी लिखने की कोशिश करो, उनके आंसर पूरा करो आप लोग, ठीक है। सर क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें कंफ्यूजन है। बंगाल में शुरू की गई मुर्शीद कुली खां। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी भी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शीद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार, 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। तो हमें एक तो फैक्ट के रूप में ये पता हो गया कि मराठों को उड़ीसा किससे प्राप्त हुआ था, किस बंगाली नवाब से प्राप्त हुआ था। तो बंगाल के नवाब का नाम था अलीवर्दी खां, जिसने तंग आ चुका था इनके हमलों से, उसने क्या किया, उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया। 56-57 में क्या हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी, अब देखिए भ्रष्टाचार भी इसमें रहेगा, नवाब असफल है। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी, मुफ्ती, वूस जो थे, घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदों और नीतियों को की जड़ें खोद डाली। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि मुगल साम्राज्य का सबसे संपन्न और समृद्ध क्षेत्र माना जाने वाला बंगाल अंततः अंग्रेजों के हाथों हार गया, या अंग्रेजों का साम्राज्य बन गया, या अंग्रेजों को स्थायित्व प्राप्त करने का एक मौका प्रदान किया। कुछ ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, या प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, शक्तिशाली बंगाल का भी पतन हुआ, इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करें। ऐसा भी एक प्रश्न कुछ हो सकता है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, अनेक आर्थिक नीतियों या आर्थिक सुधारों के चलते हुए या आर्थिक सुधारों के बावजूद भी बंगाल की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? तो प्रमुख कारण क्या रहे हैं, अभी जितने हमने पढ़े, जैसे हमने क्या पढ़ा, इनकी जो शक्तिशाली फौज,
एक इसका ये कारण हो जाएगा। एक कारण ये भी हो जाएगा इसमें ये जो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार फैला हुआ था, एक ये भी कारण हो गया। इसके अलावा कारण क्या हो जाएगा, नई जो इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई थी वो भी उसका मूल कारण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हुआ, किसानों के मन में असंतोष व्याप्त हुआ नवाब के प्रति, जिसके चलते वो लोग नवाब के प्रति जो घृणा का भाव रखने लग गए। ठीक है, और भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे जो जात वर्ग की बात कर रही हैं। हाँ, नए भू अभिजात वर्गों का उदय भी इसमें देखा जा सकता है। एक मतलब 4-5 कारण ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल के पतन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन कारणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका थोड़ा बहुत आप जैसे थोड़ी बहुत व्याख्या भी करना जान जाएंगे इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। जैसे भ्रष्टाचार का फैलना, तो भ्रष्टाचार का फैलना मतलब क्या है, बंगाल के नवाब बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहे, जिसमें कि वो उनके काजी और मुफ्ती घूस लेने में कहीं हिचकिचाते तक नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक ये भी आपका पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ आपका तैयार हो जाएगा, इनकी फौज शक्तिशाली फौज नहीं थी, तो चाहे जो भी नवाब रहे हैं यहाँ पे उन सब ने शक्तिशाली फौज का कोई वही नहीं किया। आप चाहेंगे तो थोड़ा सा ये डाटा वाटा का मेंशन कर सकते हैं और अंत में जाके सिराजुद्दौला के मतलब प्लासी के युद्ध का थोड़ा बहुत वर्णन कर देंगे। एक और आप इसमें ऑप्शन बता सकते हैं, बंगाल दरबार में आंतरिक बोल सकते हैं, आंतरिक विद्रोह भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। आंतरिक विद्रोह का मतलब है कि जैसे अब सिराजुद्दौला को गद्दी प्राप्त हुई थी, लेकिन उनसे वो क्योंकि उनके दौहित्र थे, नाती थे, उनके और भी बेटियां थी अलीवर्दी खां के, जो चाहते थे कि हम भी नवाब बने, हम भी यहाँ पे शासन करें। ठीक है, जैसे इनका एक जाफर था, मीर जाफर, जो कि इनका सेनापति ही था, लेकिन वो अंग्रेजों से जाके मिल गया था। तो आंतरिक षड्यंत्र भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है जो बंगाल का पतन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनके बारे में आप बेहिचक होकर बता सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल के पतन का प्रमुख कारण है ये सब होता है। टिप्पणी लिखने का आ सकता है, बंगाल साम्राज्य, है ना, या बंगाल राज्य और उसका पतन, ऐसा एक टिप्पणी करने को आ सकता है जो आपको बताना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, या बंगाल राज्य और अंग्रेज, या बंगाल राज्य और प्लासी का युद्ध, बंगाल राज्य, बंगाल और सिराजुद्दौला, बंगाल और अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक नवाब है मीर कासिम। मीर कासिम का नाम सुना होगा। मीर कासिम एक ऐसा नवाब है, जैसे बंगाल की राजधानियां कई सारी बनाई गई। ढाका, एक तो पहले ढाका ही हुआ करती थी, बाद में हो गई मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर कौन लेके आया था, मीर कासिम, है ना। मीर कासिम ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की। फिर उसके बाद थोड़ा समय बीतता है, फिर से कलकत्ता उसकी राजधानी बन जाती है। कलकत्ता की तरफ कुछ होता है, कलकत्ता की ओर से बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से भी हमको ये सब चीजें थोड़े से फैक्ट रूप में भी याद रखनी है। ठीक है, तो पहले ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, कलकत्ता, ऐसे करके आप राजधानियों का क्रम भी याद रखेंगे। नवाबों का क्रम याद रखना है तो नवाबों का क्रम याद रखो, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, है ना, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर मीर मदान आएगा लास्ट में। बात समझे, तो इस तरीके से इनका क्रम चलेगा आपका। ओके, बंगाल में जो व्यवस्थाएं रही हैं, बंगाल के स्थापित होने में प्रमुख भूमिका किसकी रही है, तो वो आप बता सकते हैं। उनकी आर्थिक नीतियां जो रही हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ऐसे करके आप अपना ये इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अवध पर। अवध एक साम्राज्य, नए राज्य के रूप में उठा है, और ये कब हुआ है, इन सब की स्थापना हुई है भैया मोहम्मद शाह के समय में, है ना। मोहम्मद शाह के समय में हमने कल बता दिया था कि कई सारे काम हुए थे, जैसे आक्रमण भी हुए इन्हीं के, मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय में आक्रमण भी कई सारे हुए, बाह्य आक्रमण जिसको बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बात करेंगे हम अवध की। अवध की बात करें तो अवध की स्थापना की है सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी, और इसे 1722 में बनाया गया था अवध का सूबेदार। अवध का सूबेदार इसको बनाया गया था 1722 में। एक अत्यंत निडर था, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, तेज आदमी भी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह से रुकाया था। उन्होंने मालगुजारी देने से मना भी कर दिया। अपनी निजी सेवाएं गठित की किसने, यही क्या नाम है, बुरहानुल मुल्क, इनको सआदत खां भी बोलते हैं। ठीक है, किले भी बनवाए, शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक सआदत खां को उनसे लड़ना भी पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म किया, बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। अब आपसे प्री में एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देकर, यहां से हो सकता है शुरू हो जाए कि उन्होंने मालगुजारी देने से जब मना किया, सॉरी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं,
हाँ, जमींदारों ने जब मालगुजारी देने से मना किया तो उन्होंने अपनी निजी सेवाएं भी गठित की, किले बनवाए, शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक जमींदारों से लड़ा भी और साथ ही साथ अंधेर गर्दी को भी खत्म करते हुए बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। अंततः उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। ऐसा स्टेटमेंट देकर एक ऐसे प्रश्न पूछा जाए, उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है, तो उसका नाम आएगा सआदत खां बुरहानुल मुल्क, जो कि अवध का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। जो पराजित जमींदार थे उनको हटाया नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। ये काम कभी आपको ये क्या नाम था उसका, खिलजी वंश का जो व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी ने भी कभी ऐसा काम किया था। ठीक है, तो अलीवर्दी खान, सॉरी क्या नाम बोले, अभी अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, जितने भी राज्यों को उन्होंने जीता उनको अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि उन राजाओं को उनकी गद्दी फिर से वापस दे दी और उनको अपने नाम से शासन करने को बोल दिया। ये काम उसने किया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत, अब ये तो किसी राजा से नहीं लड़े, लेकिन जमींदारों को ही इन्होंने हराया है। लेकिन जमींदारों को हराने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, उनकी जमींदारी को छीना नहीं, बल्कि उनकी जमींदारी को वापस भी किया है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। चलिए, लेकिन यहाँ पे अधिकतर शब्द याद रखना। अधीनता स्वीकार करने, देय रकम भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। जिनको दिया गया, यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, भैया हमको टाइम टू टाइम राजस्व चाहिए, हमारे नाम से शासन चलाना है। यही बात बोल के उन्होंने क्या किया, कुछ शर्तों के साथ राज्य वापस किया था। यही काम सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने भी किया जमींदारों के साथ। ठीक है, सआदत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया था। आपसे पूछा जा सके, सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट दिया, सॉरी हाँ, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। दे दिया जाए सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने देकर स्टेटमेंट दे दिए जाए। पहला स्टेटमेंट हो जाए, उसने अंधेर गर्दी को खत्म करते हुए बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को अधीनता स्वीकार करने और भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने की बात पर सहमत होकर उन्हें जमींदारी वापस कर दी। तीसरा स्टेटमेंट आ जाए, इसने उचित भू लगान लगाकर तथा बड़ी जमींदारों के जुल्मों से बचाकर किसानों की हालत को बेहतर बनाया या सुदृढ़ बनाया। तो 3 के 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात से। बंगाल के नवाबों की तरह उसने हिंदुओं मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। बड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक है और उसके अनेक सेनापति उच्च अधिकारी जो थे वो हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों, सामंतों को उनके धर्म का बिना कोई ख्याल किए दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे, हथियारों से सुसज्जित, सुप्रशिक्षित भी थे इसके जो सैनिक थे। ठीक है, सआदत खां का प्रशासन कार्य कुशल था। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। जागीरदारी प्रथा को जारी रखने का काम था इनका, इन्होंने उसको जारी ही रखा है। 1747 में जब वो मरे तो उन्होंने वस्तुतः स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना कर रखी थी। मतलब अवध उस समय तक स्वतंत्र हो चुका था जब सआदत खां बुरहानुल मुल्क की मृत्यु हुई थी। साथ ही 1748 में साम्राज्य का वजीर बना दिया गया, ठीक है, और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद भी बना लिया था। उसकी जगह उसका भतीजा आया सफदरजंग बनता है नवाब यहाँ का। उसने क्या किया, सफदरजंग यहाँ का नवाब है, नवाब के साथ साथ यहाँ का वजीर भी 1748 में बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी प्रदान किया गया। किसके द्वारा दिया गया होगा, मुगल शासक के द्वारा दिया गया होगा, सीधी सी बात है। सफदरजंग ने 1754 में जब वो मरा तब तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी भी अशांति का सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक है, याद रखना है कि उसके मरने तक, अवध के नवाब के मरने तक इलाहाबाद और अवध की जनता को किसी भी प्रकार की अशांति का सामना नहीं करना पड़ा। उपरोक्त में से उस नवाब का नाम क्या है, तो नाम है भैया सफदरजंग नाम है। ठीक है, सफदरजंग। उसने बगावती जमींदारों को दबा दिया, दूसरों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली। इसके कई सारे काम रहे जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ ना हो सके। राजपूत सरदार शेखजादाओं की वफादारी हासिल करने में भी वो कामयाब ही रहा है। उसने रोहेल बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। याद रखना, अवध का वो नवाब जिसने रोहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी थी वो सफदरजंग है। बंगश नवाबों के खिलाफ 1750-51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता, जाटों का समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब बंगश नवाबों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी 50-51 में सफदरजंग ने, तो उस समय उसका साथ किसने दिया था, तो साथ दिया मराठों ने और जाटों ने समर्थन दिया।
इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपए, जाटों को रोज 15,000 रुपए देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों, राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। अब ये एक समझौता भी किया है सफदरजंग ने। किसके लिए किया, किसके साथ किया? पेशवा के साथ किया। किसके लिए किया है? तो भैया मुगल साम्राज्य के लिए किया। मुगल साम्राज्य के लिए किस काहे किया है कि मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से बचाना है और साथ ही साथ जो आंतरिक विद्रोह होते रहते हैं उनसे भी बचाना है। ठीक है, इस बात के लिए इसने क्या किया, पेशवा से समझौता किया है। ठीक है, चलिए, बदले में पेशवा को 50 लाख रुपया बोल दिया। उसके अलावा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दिए जाने वाला था। बदले में था, ऐसा नहीं कि फ्री में। पेशवा से जो समझौता किया उसके बदले में उसने पंजाब को देने का वचन दिया, पंजाब, सिंध, उत्तर भारत के कई जिलों को के चौथ को देने का वचन दिया था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर, आगरा का सूबेदार बनाया गया। पेशवा को क्या बनाया गया? अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया गया। सफदरजंग और पेशवा के बीच हुए क्या बोलते हैं उसको, जो समझौता हुआ है, संधि हुई है, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है भाई? तो पहला बिंदु तो यही था कि मुगल साम्राज्य की रक्षा करनी है अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। दूसरी बात क्या रही कि अंदरूनी जो बगावतें हो रही हैं उनको भी संभालना है, एक दूसरा स्टेटमेंट बन जाए। तीसरा स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ देने का वचन दिया गया मराठों को। चौथा स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार भी बनाया गया। ये चौथा स्टेटमेंट हो जाए। लेकिन पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया, इसलिए करार भी टूट गया। देखिए, सफदरजंग और पेशवा के बीच में जो संधि हुई थी वो तो ठीक है, लेकिन बाद में जो पेशवा अपने बात से मुकर जाते हैं, उस संधि को मानने से ही नहीं मानते हैं, वो जाके दिल्ली में दुश्मन से मिल जाते हैं। दुश्मन का मतलब कौन है? दुश्मन का मतलब अहमद शाह अब्दाली है ना, यही होंगे। यस सर। उनसे मिल गए होंगे, तो उनसे मिले होंगे तो मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया भैया, अब दुश्मन ने इनको क्या दे दिया? लॉलीपॉप दिया कि भैया तुम एक काम करो, अब इनकी बात ना मानो, हम तुम्हें अवध का भी और इलाहाबाद दोनों का सूबेदार बना देंगे। पेशवा उसी में खुश हो गए कि चलो अवध भी मिल रहा हमें। ठीक है, सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। न्याय की उचित व्यवस्था के लिए जाना जाता है सफदरजंग, जो कि अवध का नवाब है, दूसरा नवाब है। उसने भी नौकरियां देने में हिंदू मुसलमान के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई थी। उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय एक नाम है जो कि हिंदू महाराजा हैं और ये सबसे बड़े ओहदे पर आसीन हुए थे। ये हैं सफदरजंग से संबंधित। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति, सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कालक्रम से विकसित हुई है। कौन सी? लखनवी संस्कृति। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर चिकन खाया ही नहीं जाता है बल्कि चिकन पहना भी जाता है। ठीक है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा चिकन के बारे में, लखनऊ का चिकन। ठीक है ना, चिकन पहना जाता है सर। ठीक है, ध्यान रखना। लखनवी संस्कृति उसी दौर में विकसित हो रही थी जब नवाब का शासन था, मतलब सफदरजंग का शासन था। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। 75 के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान भी बन गया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अवध के नवाबों का निवास स्थान लखनऊ को कब बनाया गया? तो बनाया गया था 1775 में, है ना। ये बात भी हमें याद रखनी होगी। वह तुरंत ही कला साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। हस्तशिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। लखनऊ कोई छोटा मोटा नहीं था भाई, अच्छी खासी स्थिति में था। एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित हुआ जिसने दिल्ली को भी चकाचौंध कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया? साहित्य कला के मामले में तो दिल्ली का भी टक्कर देने लग जाता है, साथ ही साथ वो हस्तशिल्प के निर्माण में भी के रूप में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। यहाँ पर स्थानीय सरदार जमींदारों के संरक्षण में दस्तकारी संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची वैयक्तिक नैतिकता बनाए रखी, तो जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा, जीवन भर। सफदरजंग, याद रखना इस बात को। अब ये उस समय की बात है जब नवाबों के पास, राजाओं के पास कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, नहीं? उसमें से सफदरजंग एक ऐसे हैं। सफदरजंग ही नहीं, औरंगजेब का भी मामला ऐसा ही रहा है। वो भी अपनी एक पत्नी के लिए बड़े वफादार रहे हैं जीवन भर। ठीक है, असल में हैदराबाद, बंगाल, अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक निजामुल मुल्क मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। सिर्फ अवध के ही नहीं, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे लिख दिया जाए सफदरजंग, और कौन नाम है? औरंगजेब, निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद अली वर्दी। इनमें कौन सी समानताएं हैं? ठीक है, तो कौन सी समानता है? ऊंची वैयक्तिक नैतिकता।
आप यहां लिख लीजिए, ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले, है ना, ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले, ये चारों हैं। ओके, याद रखना है। उनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण सादा जीवन बिताया। इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र, विश्वासघात का सहारा लिया था। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट भी आपके लिए हो सकता है। अपवाद क्या है? मैसूर की बात करें, मैसूर अगर बात कर रहे हैं तो मैसूर के बारे में हमको पता होना चाहिए। नाम आता है, किसका नाम है? एक अच्छे कूटनीतिक, ठीक है ना, हैदर अली, है ना। ध्यान रखना, चिक्का कृष्ण राज का शासन हुआ करता था मैसूर में, लेकिन वो जो चिक्का कृष्ण राज थे वो एक कठपुतली शासक के रूप में बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन चिक्का कृष्ण राज के शासक होने के बावजूद भी जो मैसूर का वास्तविक प्रशासन था वो मुख्य रूप से दो भाइयों के हाथ में था। नाम था उनका, एक तो नंजराज और दूसरे हैं देवराज। ठीक है, हैदर अली की बात करें, हैदर अली उसके बाद आते हैं 1721 में, जिनका जन्म हुआ है 1721 में। हैदर अली का जन्म हुआ कोलार में। कोलार कहां? कर्नाटक में। ठीक है, वो एक सेना में भर्ती, मतलब साधारण आधिकारिक रूप में सेना में भर्ती हुए थे। बाद में वो डिंडीगुल के फौजदार बनाए गए। डिंडीगुल में ही जाकर उन्होंने 1755 ईस्वी सन में क्या बनाया? उन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, वो भी फ्रांसीसियों की मदद से। ठीक है, हैदर अली का नाम है। 61 में हैदर अली के पास मैसूर की सारी शक्तियां वापस आ गई। 1761 की बात है। फिर उसमें कई सारे मैसूर में युद्ध लड़े जाते हैं अंग्रेजों के बीच। 4 युद्ध होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 में से 2 युद्ध जो होते हैं वो हैदर अली अंग्रेजों के बीच में होते हैं, और 2 युद्ध होते हैं टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, सबको पता होगा। बात करते हैं मैसूर की। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वो है मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा, और नाम मात्र को ही वह मुगल साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज जो सर्वाधिकारी है, देवराज जो दुलवई है, नाम के 2 मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी। दुलवई कौन है? देवराज। और सर्वाधिकारी कौन है? नंजराज। नाम याद रखना। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। याद रखना। और वो शिक्षित तो नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं था हैदर अली, लेकिन कूटनीति बहुत बढ़िया था, युद्ध कौशल व्यक्ति। ठीक है ना, याद रखना। शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि थी, प्रतिभा का बहुत धनी था, अत्यंत परिश्रमी था, लगनशील व्यक्ति था, साहसी, दृढ़ निश्चयी भी था, एक प्रतिभाशाली सेना नायक और चालाक राजनीतिक भी था। ये इसके कई सारे गुण हैं, सिवाय एक के। कौन सा वो है? पढ़े लिखे नहीं थे बस। ठीक है ना, इनके पास बाकी सारी ताकतें थी। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को मौका मिल गया। उसे जो भी मौका मिला उसका उसने लाभ उठाया। मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया, और जल्दी ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया। जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण भी दिलवाए। बात समझे? 1755 की बात है कि उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। किसकी मदद से की थी भैया? फ्रांसीसियों की मदद से की थी। 61 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया, मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम किया। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि हैदर अली ने देवराज को सत्ता से अलग कर मैसूर के सत्ता पर कब्जा किया। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने देवराज को नहीं, नंजराज को हटाया था। बात याद रखना। इसमें उसने, ठीक है, योद्धा, सरदारों, जमींदारों के विद्रोह को उसने नियंत्रित कर लिया। बिदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़, मालाबार के इलाकों को जीत लिया। यह याद रखना। ठीक है, बिदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार, ये क्या है? अब देखो, कन्नड़ और मालाबार हो सकता है आपको पता रहे कि भाई ये भाषा हो सकती है या फिर राज्य। अब भाषा अगर दे दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर बिदनूर, सुंदा और सेदा जैसे नाम दे दिए जाएंगे तो क्या है? वो क्षेत्र हैं जिस पर हैदर अली ने कब्जा किया था, अधिकार जमाया था। ठीक है ना, जिनको हैदर अली ने जीता था। ओके, दक्कन के वो क्षेत्र जिनको हैदर अली ने जीता था। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि भारतीय समुद्र तट अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद कुशल प्रशासक था। राज्य में मुगल शासन प्रणाली, राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। याद रखना है, अपनी कोई अलग सी व्यवस्था नहीं की उसने। जो कुछ मुगल शासन में चला था वही सारी कुछ चीजें मुगल शासन प्रणाली से लेकर राजस्व व्यवस्था तक सब कुछ लागू किया हैदर अली ने।
मैसूर जब कमजोर विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। ये हैदर अली की देन रही कि मैसूर जो एक कमजोर राज्य हुआ करता था, एक भारत के शक्तिशाली राज्यों में उसकी गणना होने लग जाती है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला था, ध्यान रखना ये बात आप। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदार निजाम अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। शुरुआत में ही ये इन सबसे लड़ाई छिड़ती रही। 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया, मद्रास के पास तक पहुंच गया। वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 82 में मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठता है। कब मृत्यु होती है? 1782 में। कौन सा युद्ध हो रहा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, इसी समय। अब यहां पर देखिए मद्रास तक पहुंच गया है लड़ते लड़ते पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो हमको याद रखना है जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जो संधि हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मद्रास की संधि। भाई मद्रास की संधि हुई है। कब हुई है? 1769 में हुई है मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर जब होगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें क्या है भाई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि होती है और वो होती है 1784 में। एक मिनट, 1784 में ये संधि होती है और इसका नाम है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब होती है? 1784 में। अब 1784 का मतलब ये ध्यान रखना है क्योंकि 1782 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो ये समझौता किसके बीच होने वाला है? ये समझौता, हाँ, ये समझौता होगा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी दौर में ना कई और भी युद्ध लड़े गए। पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध इसी दौर में लड़ा गया था। इसी में जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, और इसी में और भी एक दो युद्ध लड़े गए हैं। एक तो पोर्टोनोवा आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। बात अब टीपू सुल्तान की हो रही है, ठीक है, बात कर रहे हैं हम टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। 1782 में पिता की मृत्यु होती है, गद्दी पकड़ता है टीपू सुल्तान, जो कि पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है। वो अपने पिता की ही नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति है। सहिष्णुता की नीति अपना रहा है, फ्रांसीसियों के साथ ले रहा है, फ्रांसीसियों को साथ में मिला के रख रहा है। फिर भी कुछ कमियां ऐसी रही जिसकी वजह से मैसूर हाथ से चला गया। इसके कुछ काम रहे हैं। टीपू नाम है, सुल्तान की उपाधि धारण किया है। टीपू सुल्तान ने, टीपू भाई साहब ने क्या किया, क्या काम किया भाई? देखो 1782 ढक जाए तो कोई बात नहीं, याद रखना। इन्होंने नई मुद्रा की शुरुआत की, दिख रहा है ना, नई मुद्रा की शुरुआत की इन्होंने, नई मुद्रा की शुरुआत की है इन्होंने। इसके अलावा नापतोल की इकाई, नापतोल की इकाई शुरुआत की इन्होंने। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? नया संवत शुरू किया इन्होंने, नया संवत शुरू किया इन्होंने, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने क्या किया? सिक्कों पर हिंदू देवी देवता के चित्र अंकित किए, हिंदू देवी देवता के चित्र अंकित किए, देवता के चित्र अंकित किए, चित्र बनवाए। इसके अलावा क्या काम किए हैं इन्होंने? जो भी जैसे महीना उसमें लिखवाया या साल लिखवाया, जो कुछ भी अंकित करवाया, लिखवाया, पढ़वाया उन्होंने, वो सब में अरबी भाषा का प्रयोग किया, अरबी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। मतलब इनकी जो सरकारी भाषा है वो अरबी है, ये भी ध्यान रखना है। फ्रांसीसी सैनिक जो थे उनके अनुरोध पर उन्होंने क्या कर दिया, एक श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई, जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई इन्होंने। कहां करवाई है? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में करवाई है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया फ्रांस और मैसूर के मित्रता को साबित करने के लिए, ठीक है। कहां पर लगवाया? अपने जहां पर रह रहे थे वहीं पर लगवाएंगे, और कहां लगवाएंगे, है ना, ठीक है। इन्होंने एक नौसेना बोर्ड का गठन भी किया था, नौसेना बोर्ड का भी गठन किया इन्होंने, नौसेना बोर्ड का गठन किया इन्होंने, ध्यान रखना। स्वतंत्रता का वृक्ष कैसा होता है? एक चीज और याद रखना, इन्होंने मंगलोर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद, इन्होंने जो डॉकयार्ड की भी स्थापना कराई थी टीपू भाई साहब ने, और उसमें कहाँ लिखते हैं, इधर जगह ही नहीं देते, ठीक है। क्या क्या दिए थे ये लोग? मंगलोर, मौलिदाबाद, और दाजिदाबाद, दाजिदाबाद में
क्या करा था इसने? डॉक यार्ड स्थापित करवाया था ना, डॉक यार्ड बनवाया था। ये थोड़ी चीजें टीपू सुल्तान के बारे में हमको ध्यान रखनी है। इन्हीं के समय में तीसरा अंग मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा, चौथा अंग मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा और चौथे अंग मैसूर युद्ध में जाकर ये मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं ना। तो तीसरे में चौथे में ना सर? चौथे में अंग्रेज क्या चीज गुड़िया? तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी। अंग्रेजों के हाथों 1799 मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वो जटिल चरित्र वाला, नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। समय के साथ अपने को बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना। ये कुछ काम रहे भैया, याद रखना। क्या था? नए कैलेंडर लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली शुरू की, माप तौल के नए पैमाने को अपनाया। ये सब किसके प्रतीक हैं? तो प्रतीक हैं कि समय बदलने के साथ साथ खुद को बदलना। इस बात का संकेत है कि उसने नए कैलेंडर भी जारी किए, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली की शुरुआत की, माप तौल के नए पैमाने को विकसित किया। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान, गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ध्यान रखना। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी संगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे थे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म कर दिया। याद रखना, टीपू ने जागीर नहीं बांटी भाई, जागीर प्रथा को खत्म किया, राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की थी। पोलीगरों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की इसने। याद रखना, पोलीगरों का विद्रोह आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा पहले। मगर उसका भूराजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का हुआ करता था। पैदावार का एक तिहाई हिस्सा भूराजस्व के रूप में लेता था। याद रखना ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मगर उसने अबवाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वो भूराजस्व में छूट देने में उदार था, भूराजस्व में छूट देने में उदार था। ये अबवाब क्या है भाई? ठीक है, मतलब भूमि पर मूल किराए के अलावा लगाया जाने वाला कर क्या था? अबवाब कर था। तो इसने क्या किया भाई? अबवाब कर कहां गया? अबवाबों की वसूली पर रोक लगा दी, अबवाब वसूलना बंद कर दिया। मतलब इसने, टीपू सुल्तान ने, मतलब यह है इससे पहले जब हैदर अली का शासन हुआ करता था तब तो भाई जरूर वसूल किया जाता रहा होगा, नहीं? उसको पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूक संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया। हथियार बनवाए थे इसने। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए। जहाजों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो एकदम सादा था, उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था, विलासिता से वह कोसों दूर रहता था। एक दुस्साहसी योद्धा भी था, ठीक है। दुस्साहसी योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक भी था। उसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। चलिए, एक राजनीतिक के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में दक्षिण भारत के लिए या फिर दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझाता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ। अंग्रेज लोग भी तब भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे, टीपू सुल्तान को। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त तो नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वो आर्थिक रूप से खूब फला फूला। अधिक स्पष्ट हो जाता है खासतौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय में देश के अन्य भागों से करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो मैसूर बड़ा मतलब कि समृद्ध प्रांत हुआ करता था, वहां भी समस्या थी, लेकिन टीपू सुल्तान और हैदर अली इन दोनों ने मिलकर मैसूर की स्थिति को मजबूत बनाया था। ओके, ध्यान रखना। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला, मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसी किसान की तुलना में कहीं बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन शोर 1793 से 98 के बीच दौरान गवर्नर जनरल थे। सर जॉन शोर, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, मिलान करने के लिए आ सकता है। उसने बाद में लिखा, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के जमाने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा, यह राज्य खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा परिश्रमी लोगों की घनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला, वाणिज्यिक व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। आपको ध्यान रखना चाहिए, यह स्टेटमेंट जो सर जॉन शोर का है, ये तो पूरा इन्होंने बोला टीपू के बारे में ही, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने ऐसा बताया है कि राज्य खेती बाड़ी ये वाला पूरा, ये किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया भैया मैसूर के बारे में, खास करके
टीपू सुल्तान के समय के मैसूर के बारे में। वास्तव में भारतीय शासकों में वही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए, कई उद्योगों को राज्य की ओर से सहायता भी दी। विदेश व्यापार के क्या बोल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बाहर से मजदूर मंगाए, बाहर से उन्होंने कुशल कारीगर बुलवाए। साथ ही साथ ये उस समय की बात है जब ऐसा दिमाग भी ना चले हो सकता किसी का, कि जब टीपू सुल्तान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राज्य सहायता प्रदान की। उद्योगों के बारे में उन्होंने सोचा, देश की अपने राज्य की औद्योगिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में उन्होंने मदद भी की। ऐसा वो शासक था। ठीक है। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू में दूत भेजे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। विदेश व्यापार के लिए इन्होंने अपने दूत कहां कहां भेजे, तो फ्रांस में भेजा, तुर्की, ईरान, पेगू में भी भेजा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें अरब भी है, काबुल भी आएगा। अरब, काबुल, कुस्तुनतुनिया जैसे प्रांत भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश भी की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस और अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। रूस और अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न कैसे किया इसने? बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके। भाई ये ध्यान रखना। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी सहिष्णु और उदार था। टीपू सुल्तान चाहे जैसे थे, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के रहे हों, चाहे कैसे रहे हों, भाई कट्टर रहे हों, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे धर्मों के प्रति उन्होंने एक सहिष्णु जैसा बर्ताव रखा। उनका जो दृष्टिकोण था दूसरे धर्मों के लिए वो एक सहिष्णु प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे भी दिए। ठीक है, शारदा मंदिर को मराठों ने ही लूटा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसको फिर से मजबूत किया, बनवाया। ठीक है ना। नियमित रूप से इस मंदिर इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। तो उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफी कठोर था, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। तो ध्यान रखना ये बात कि 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं टीपू सुल्तान के समय में, 2 हुए हैं हैदर अली के समय में। हैदर अली के समय में 2 युद्ध भले हुए हैं, लेकिन जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 में, वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ना होकर बल्कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है। तीसरी संधि हुई थी, फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पे भी संधि हुई थी, लेकिन चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें संधि की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टीपू सुल्तान मारे गए, है ना, अंग्रेजों के हाथों। 1799 का समय है, हमको इतना पता रहना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये स्टेटमेंट ऐसा कंफ्यूज वाला है कि जिसको हम याद नहीं कर पाते हैं। सॉरी, याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर हम भूल जाते हैं। चौथा की जगह 5वां सोचने लगते हैं कि 5वें में तो नहीं मरा था, जबकि 4 ही युद्ध हुए हैं। बात क्लियर है? तो हमें कुछ इस तरीके से ध्यान रखने हैं, और हमने कई सारे प्रश्न भी आप लोगों को बताए हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। मैसूर युद्ध की समृद्धि के पीछे हैदर अली और टीपू सुल्तान की, या फिर बोले तो वहां के शासकों की नीतियां रही हैं। स्पष्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कैसी नीतियां रही हैं, क्या रही हैं। दूसरी बात है कि भारतीय राज्यों में पहली बार पश्चिमी सभ्यता के आधार पर सैनिकों का गठन हुआ, जिसने मैसूर की समस्या को बढ़ा दिया था। स्पष्ट करें, कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न के हिसाब से भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो हमें भैया इतना सब कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना। अब जैसे बक्सर अवध हमने पढ़ा है, तो बक्सर भी पढ़ ही लिए हैं, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ है। उसके बाद संधि हुई इलाहाबाद की संधि में 3 लोग शामिल होते हैं। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक जो कभी दिल्ली का मुंह नहीं देखा है, दिल्ली का चेहरा तक नहीं देख पाया, शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से जानते हैं। और एक तीसरा व्यक्ति है जो बक्सर के युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन इलाहाबाद की संधि में वो आ चुका था। नाम क्या है? नाम है रॉबर्ट क्लाइव। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर के मैदान में इन दोनों सेनाओं का सामना किया था, लेकिन जब संधि की बारी आती है तो रॉबर्ट क्लाइव पहुंच जाते हैं 1765 में। और इलाहाबाद में 2 संधियां होती हैं, है ना। एक संधि होती शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलती है, और 30 लाख रुपया के बदले में। एक दूसरी संधि होती है अवध के नवाब के साथ,
जिसमें कड़ा और मानीपुर का एरिया छीन लिया जाता है, साथ ही बनारस का क्षेत्र दे दिया जाता है किसी कोई सिंह है, ठाकुर मतलब सिंह है, उनका नाम हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनका नाम अगर आप में से, हाँ नाम है उनका बलवंत सिंह। बलवंत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है किससे भैया? जुड़ा हुआ है इलाहाबाद की संधि के साथ। बलवंत सिंह जो बनारस में अंग्रेजों का विश्वास पात्र बनकर बैठाया गया, एक जमींदार हुआ करता था। आपको इतना ध्यान रखना है, और ध्यान यह भी रखना है कि ऐसे क्या कारण रहे कि इतना अनुभवी कर्मठी कूटनीतिज्ञ नवाब के होते हुए भी बक्सर के मैदान में भारतीय सेना परास्त हुई। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई प्लासी का युद्ध जो भी था, प्लासी के युद्ध ने सिर्फ इतना किया कि चलो भाई बंगाल पर अधिकार हो चुका है, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ है तो उस बक्सर के युद्ध ने क्या किया? बक्सर के युद्ध ने भारत के भविष्य को निर्धारित कर दिया। मतलब क्या था कि अब अंग्रेजों का सामना करने वाला कोई है नहीं, दिल्ली पर शासन करना है। तो दिल्ली पर शासन का रास्ता क्लियर हो गया। अब दिल्ली पर शासन किसका होने वाला है? बक्सर के युद्ध ने यह तय कर दिया था। तो इस प्रश्न की पुष्टि करने में हमको जरा भी दिक्कत नहीं होगी कि बक्सर के युद्ध ने या बक्सर के मैदान से ही भारत के भविष्य का निर्धारण किया गया था। वो कैसे करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है? देखिए, बक्सर युद्ध से कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। अब बक्सर के युद्ध ने भारत के भविष्य को निर्धारित किया, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अजेय साबित कर दिया, प्लासी का जो युद्ध था वो तो विश्वासघात का था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया वो अंग्रेजी सेना के अनुभव का परिणाम था, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजी सेना ने कई सारी लड़ाइयां लड़ रखी थी भारत में, भारत के मैदानों में। वहीं एक दूसरा भी प्रश्न हो सकता है, राजनीति के साथ युद्ध कला के अनुभवी और योग्य शासक से बक्सर युद्ध की जीत अंग्रेजों को भारत में नीति निर्धारक के रूप में स्थापित कर दिया था। स्पष्ट करें, यह आपके प्रश्न का एक तरीका है। कोई भी एक टॉपिक पढ़ें तो हमें इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि हम उससे संबंधित प्रश्न कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कहीं इससे संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते, कहीं उससे संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते। जितने भी तरीके से आप सोच पाए उतने तरीके से आपको प्रश्न तैयार करके रखना पड़ेगा भाई। तैयारी का सही तरीका है कि टॉपिक के साथ आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न ही सही बनाने आ जाने चाहिए। बोलिए आयशा, और प्रश्न बताते हैं बक्सर के से ही संबंधित है। चाहे इसे देशी और विदेशी के मध्य द्वंद्व युद्ध समझें या फिर सारगर्भित घटना जिसके परिणाम स्थायी और विशाल थे, बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इस कथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसको बक्सर के युद्ध से कैसे जोड़ रहे हैं, यह आपको कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बात समझे? कुछ ऐसे प्रश्नों की डिमांड है इसमें। आंग्ल मैसूर युद्ध हमने पढ़ा, अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी तो हमने कंप्लीट भी नहीं किया है। इसको अगर कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर कुछ प्रश्नों की बात करेंगे तो और मजा आ जाएगा। या आप चाहें तो 2-4 प्रश्न बोल देते हैं ऐसे ही, इसी चैप्टर से संबंधित। जैसे देखिए, इसमें एक प्रश्न तो ये बन जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने पिता की नीति पर चलते हुए टीपू सुल्तान ने मैसूर की स्थिति को मजबूत किया, है ना। हालांकि उतना कृषि संसाधन ना होने के बावजूद भी, उतना कृषि संसाधन तो नहीं था मैसूर के पास, फिर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा मैसूर समृद्ध प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है। या फिर हो सकता है एक और ऐसा प्रश्न बन जाए, जैसे हमने क्या बताया था, मैसूर में हैदर अली से पहले की क्या स्थिति थी। वो एक ऐसी सरकार के हाथ में था मैसूर, जो एक कठपुतली टाइप का था। नंदराज और देवराज, 2 भाइयों के हाथ में उसका शासन चल रहा था, राजा कोई और भी बन के बैठा था। टिक्का कृष्णराज। ठीक है। तो उसमें जो प्रश्न बनता वो कुछ ऐसा कि मैसूर ने वो कर दिखाया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान 2 ऐसे शासक हुए वहां पे जिन्होंने मैसूर को समृद्धि नहीं बनाया था, बल्कि अंग्रेजों के नाक का बाल बन चुका था ये लोग। ठीक है, मतलब हटाना जरूरी हो गया था। कट्टर दुश्मन मानते थे अंग्रेज मैसूर को, इनके दोनों के समय में। सर, कहावत है नाक का बाल तो बहुत प्यारा होता है। नाक का बाल
इसमें और भी कुछ हो सकता है। अंग्रेजों के लिए मैसूर का जीता जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? टिप्पणी करें, ऐसा भी कुछ प्रश्न हो सकता है ना? उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूक संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया। ये सब तो हो गया था, कहां तक हुआ था? यहां तक कंप्लीट है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी सहिष्णु और उदार था। ठीक है। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए थे। ये आपको पता होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। वो नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्या के हिंदू ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफी कठोर था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है। इसमें एक चीज हो सकता है, केरल की बात करेंगे अब। केरल 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदार राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य थे। केरल के जो राज्य हैं 4 प्रमुख कौन कौन से? कालीकट है भैया, आपका कालीकट है, चिरक्कल है, कोचीन है, त्रावणकोर है। ये 4 राज्य हैं इसमें। ठीक है। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अंग्रेजी अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। तो त्रावणकोर का राजा का नाम क्या है? जो महान राजा है त्रावणकोर का, उसका नाम है राजा मार्तंड वर्मा। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, साहस, निर्भीकता का सामंजस्य था। याद रखना, उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलाया दास को जीत लिया, डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। एक आपसे स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसने सामंतों को शांत ही नहीं किया, बल्कि क्विलोन और इलाया दास को जीतकर डच लोगों को हराया, और उसमें केरल में डचों की राजनीतिक सत्ता को खत्म कर दिया। साथ ही साथ वह एक विलक्षण दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और साहस, निर्भीकता का उसमें सामंजस्य था। यह शासक त्रावणकोर का एक अग्रणी राजनेता हुआ करता था। पूछा जा सकता है उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो नाम होगा भैया राजा मार्तंड वर्मा का। बात क्लियर है? ध्यान रखना, उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया। इसने भी किया है, सिर्फ टीपू सुल्तान की बात नहीं है। उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित भी किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है। यहां पे समानता पूछी जा सकती है, टीपू सुल्तान, राजा मार्तंड वर्मा में क्या समानताएं थी? तो समानताएं क्या थी भाई? तो समानताएं इन दोनों में यह थी कि इन्होंने यूरोपीय आधारों पर अपना सैन्य गठन किया, या अपनी सेना का गठन किया, अपनी फौज को तैयार किया है ना? लेकिन आधुनिक शस्त्रागार के मामले में यह हैदर अली के बराबर माना जाएगा। यह भी हमको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? ध्यान रखना है। त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़क, नहर बनाई, विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया है। ऐसा वैसा नहीं था, ये अच्छा खासा शासक था, दूरदर्शी, विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। तो इसीलिए इसने क्या किया? सिंचाई के लिए व्यवस्था की, सड़क नहर बनवा दिया, विदेश व्यापार को भी इसने प्रोत्साहन दिया है, जिससे राज्य का राजकाज एक आसान तरीके से चलाया जा सके, सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। केरल के 3 बड़े राज्य कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट ने 63 और सभी छोटे रजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। इसी ने किया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। आपको पता होना चाहिए मैसूर का वह कौन शासक है जिसने अपना अभियान केरल के लिए शुरू ही नहीं किया, बल्कि कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया या हड़प लिया था। तो उस व्यक्ति का नाम होगा भैया हैदर अली नाम होगा। ठीक है। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। अंशतः केरल के राजाओं सरदारों के कारण हुआ, जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है, उससे पहले की बात नहीं है। संस्कृत विद्वता प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं भी
जो राम वर्मा है, राजा मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी, ये खुद में एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता, सुसंस्कृत व्यक्ति भी था। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। लंदन, कलकत्ता, मद्रास से निकलने वाले अखबारों पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। ये राम वर्मा के बारे में भी आपसे कथन के रूप में बोला जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति है कौन। राजपूत राज्यों की बात करें हम, ठीक है, चलिए। राजपूत राज्य, प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर अपने को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव भी बढ़ाया। फर्रुखसियार मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर, मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात, मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। फर्रुखसियार के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किसको कौन सी उपाधि मिली है, किसको कौन सा प्रांत दिया गया है, इसको यहां पे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजपूताना के राज्य पहले की तरह विभाजित रहे। उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों, राजपूत, गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथियाकर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों, गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, विश्वासघात का बोलबाला था जैसा मुगल दरबार में हुआ करता था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। अजीत सिंह नाम सुने होंगे हम लोग, पिछले इसी चैप्टर के पिछले भाग में हमने ये सब पढ़ा था। 18वीं सदी सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक हुआ आमेर का सवाई राजा जय सिंह। वह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक, पर सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। ध्यान रहे, जिस युग में वो था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर शहर जहां पे बसाया गया है वो जाटों से लिया गया एरिया था और उसे विज्ञान कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जयपुर का अपने वर्णन है भाई अच्छा खासा। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, कहां ये प्रश्न पूछा गया है कि सवाई राजा जयसिंह के द्वारा कहां पर पर्यवेक्षणशालाएं स्थापित करवाई गई थी। तो वो कहां पर करवाया था उसने, तो दिल्ली में करवाया, जयपुर में करवाया, भैया उज्जैन में करवाया, मथुरा में भी करवाया, है ना। पर्यवेक्षणशालाएं जो बनवाई उसने कहां बनवाई, 4 शहरों में, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। भूलने की बात नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ है तो आपको पता भी होना चाहिए। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। उसके खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व, त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों, लघुगणकों को बनाने, उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया था। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना भाई। जिज मोहम्मद शाही, ठीक है, जो सेट तैयार करवाया था, पर्यवेक्षण का जो सेट तैयार करवाया था उसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। नाम याद रखना, ठीक है, याद रखना। उसने यूक्लिड की रेखा, उसने मतलब कौन, जयसिंह की बात हो रही है, ये याद रखना, न पता चले उसने वो कौन है। जयसिंह की बात हो, जयसिंह ने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व, त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों, लघुगणकों को बनाने, उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में करवाया था। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। जयसिंह समाज सुधारक भी था। समाज सुधारक था भाई ये। कैसा समाज सुधारक, कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। एक ऐसी व्यवस्था, मतलब कि एक प्रकार से बोले दहेज प्रथा को खत्म करने का एक प्रयास रहा इसका, नहीं ऐसा बोल सकते हैं जी सर। ये तो था ही भाई। तो इस मामले में किसने काम किया है, उधर हमने अकबर के बारे में भी पढ़ा था, इधर हम जयसिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर पर 1699 से 1743 मतलब 44 साल तक शासन किया था। छोटा मोटा शासन नहीं रहा। बात करें हम जाटों की, जाट लोग कौन थे भाई, जाट जो है वो खेतिहरों की एक जाति है। जाट आपके दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास देखने को मिल जाएंगे आज भी। मथुरा के आसपास जाट किसानों ने 1669-1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किया था। और यह समय किसका था, औरंगजेब का भैया। औरंगजेब के समय में हमने बताया है जाटों का 2 विद्रोह हुआ आगरा मथुरा के क्षेत्र में, है ना। लेकिन सीधे तौर पे राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं था, वो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। लेकिन औरंगजेब क्योंकि शासन कर रहा था तो इसलिए वो औरंगजेब का शासनकाल माना जाएगा। बात समझ रहे ना।
जी। विद्रोह को कुचला गया मगर इलाका अशांत ही रहा। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वह लूट मार तक सीमित हो गया। उन्होंने गरीब हो या धनी, जागीरदार हो या किसान, हिंदू हो मुसलमान, सबको लूटा। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्रों में सक्रिय हिस्सा भी लिया। बहुधा अपने फायदे को देखते हुए पक्ष बदल देते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की है चूरामन और क्या नाम है, बदन सिंह। बदन सिंह। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 56 से 63 तक शासन किया, 1756 से 1763 तक शासन किया है। एक अत्यंत योग्य प्रशासक, सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। इनका आप अगर वो देखना चाहे किला उला तो आपको भरतपुर में देखने को मिल जाएगा। भरतपुर मथुरा से करीब 40-45 किलोमीटर पड़ता है, बस इससे ज्यादा दूर नहीं है। आगरा से भी ऐसी पड़ जाएगा वो लगभग दूरी, ठीक है। आप अगर आगरा मथुरा से हैं तो आप भरतपुर जा सकते हैं, वहां पे केवला देव भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और ठंड के सीजन में जाएंगे तो साइबेरियन क्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सूरजमल ने शासन किया, अत्यंत योग्य शासक था, प्रशासक था, सैन्य एक बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया, जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल, पश्चिम में आगरा से लेकर आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला था। मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं, ये है सूरजमल। सूरजमल है, ये है इसका एरिया। कहां से कहां तक भाई? ये पूरब में गंगा है, यहां से लेकर दक्षिण में चंबल इसकी सीमा का निर्धारण कर रही है, ठीक है। पश्चिम में आगरा और उसके अलावा उत्तर में क्या है? दिल्ली। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, सीमांकित क्षेत्र है, दिल्ली, गंगा, आगरा, चंबल, ये पूरा का पूरा किसका है? सूरजमल का, ठीक है। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल थे। आप लोग अगर उसमें देखें तो मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने इसके बारे में बातें लिखी। यदि वह किसान की पोशाक पहनता था, सिर्फ अपनी ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वो जाट जाति का अफलातून, प्लेटो था, अफलातून था वो। ये आपको स्टेटमेंट भी याद रखने चाहिए। समझदारी, अफलातून मतलब होता है कि एक जैसे तेजस्वी टाइप का व्यक्ति है, सोच विचार में, है ना, कुछ भी काम करेगा ना एकदम उसमें तूफान मचा देगा, कोई भी काम करेगा वो, ठीक है, ऐसा था वो। समझदारी, चतुराई, राजस्व, नागरिक मामलों का प्रबंध करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जाह बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंत में कोई नहीं था। ये आपके प्रश्न में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है और ये पूछा जा सकता है कि उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए वो संबंधित है सूरजमल, जाट नेता से संबंधित है। 1763 में मर गया और उसके बाद जाट राज्य की अवनति हो गई। वो छोटे जमींदारों के बीच बट गया, जिनमें से अधिकतर लूटमार पर जिंदा रहने लग गए। बंगश पठानों की बात करें और रोहेलों की हम बात करें तो एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, मतलब अलीगढ़ और कानपुर, फर्रुखाबाद में एक जगह है संकिसा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास में बड़ा फेमस नाम है। और वर्तमान में फर्रुखाबाद की नमकीन बड़ी फेमस है। अगर आप फर्रुखाबाद जाएं तो वहां से नमकीन जरूर खरीदें, ठीक है। बड़ी अच्छी जगह, बहुत अच्छी नमकीन वहां की है फर्रुखाबाद की, ठीक है। तो फर्रुखाबाद के आसपास का एरिया है बंगशों का, मोहम्मद खां बंगश नाम है इसका, अलीगढ़ कानपुर के बीच। पर फर्रुखसियार मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। किसने? मोहम्मद खां बंगश ने, जिसने बंगश क्षेत्र की स्थापना भी की। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खां ने रोहेलखंड नामक राज्य कायम किया। देखिए, बंगश क्षेत्र के रूप में एक सीमांकित जो क्षेत्र का निर्माण किया वो नाम था मोहम्मद खां बंगश का, जो किसके समय में? फर्रुखसियार मोहम्मद शाह रंगीला के समय में रहा है। एक दूसरा शासक आता है जिसने रोहेलखंड का निर्माण किया, रोहेलखंड नामक राज्य का निर्माण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अली मोहम्मद खां। कब किया है? नादिर शाह के आक्रमण के बाद, जब शासन सत्ता ठप हुई गई। यह राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा, उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी, बाद में रामपुर चली गई। आंवला आज भी फेमस है बरेली का। अब आप में से कोई बताएगा हमें कि बरेली का आंवला क्यों फेमस है? आंवला एक जगह का नाम है, आंवला खाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। हाँ, चलो पता करके बताना, तब हम बता देंगे, थोड़ी मेहनत कर लो जरूर, ठीक है। ध्यान रखना, राजधानी पहले आंवला हुआ। रोहेलखंड की एक राजधानी तो आंवला है और दूसरी राजधानी कहां है? रामपुर। बरेली और रामपुर बगल वाले एरिया हैं दोनों। रामपुरिया चाकू का नाम सुना है आप लोगों ने? रामपुरी
हाँ सर, बहुत अच्छा निकाल होता के है। रामपुरी मार देंगे, भोंक देंगे, पेट में तुम्हारे हैं, ज्यादा बली हो तो। रामपुरिया, तो रामपुरिया चाकू होती है, तो वो रामपुर की ही है, इसीलिए उसका नाम रामपुरी रखा गया, ठीक है। मूवी में देखे होंगे, ये लीजिए रामपुरी चाकू, ये तुम्हारा कट्टा, ऐसे मूवी में भी सुना होगा। हालांकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ बता रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, रामपुर की ही बनती है, इसलिए उसको रामपुरी चाकू बोलते हैं, ठीक है भाई। तो फिर बाद में रामपुर हो गई, तो रोहेलखंड की राजधानी को हमें याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके इतिहास का एक रोहेलखंड की राजधानी, एक तो पहले थी आंवला, आंवला, आंवला से चली गई रामपुर में। याद रखना, आंवला आपका बरेली में पड़ता है। चलिए, रोहेलों का अवध दिल्ली जाटों से लगातार टकराव होता रहा, रोहेलों से खूब भिड़ंत हुई है अवध के नवाब की भी। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली आता है ना लड़ाई करने यहां पे, तो ये अवध, रोहेल और अहमद शाह अब्दाली तीनों एक हो जाते हैं फिर मराठों की सेना को हराने के लिए। त्रिकोणीय श्रृंखला बना दिया था इन लोगों ने मिलकर। हालांकि मराठे पीछे नहीं हटे, मराठे भी अवध को और रोहेलों को मिलाने की ही कोशिश करते रहे, उनके दोनों के खेमे में लोग जाते रहे। लेकिन अंत में इन सबको अहमद शाह अब्दाली का खेमा बड़ा मजबूत लगा। अहमद शाह अब्दाली के खेमे में हो सकता कुछ चाट, समोसा, आइसक्रीम या लॉलीपॉप या च्युइंगम विंगम टाइप का कुछ मिल गया हो, तो ये लोग भाग गया उसी तरफ, फिर लड़ाई लड़ लिया उनकी तरफ से, ठीक है। हो सकता था कि अगर मराठों के साथ ये दोनों लग गए होते, अहमद शाह अब्दाली का छोड़ दीजिए, हो सकता था कि उसकी आने वाली कई सारी पीढ़ियां सोचने पे मजबूर हो जाती कि भारत की तरफ आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता कि भारत की स्थिति कुछ और होती अगर ये दोनों मराठा खेमे में चले जाते तो। बात खेमे खेमे की होती है। सिखों की बात करेंगे, सिख की बात कर रहे हैं, मतलब पंजाब, हमको हमारे दिमाग में क्या आएगा, पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में क्या है भाई, पंजाब में सिख धर्म की बात करेंगे सबसे पहले। और सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन है, नाम क्या है, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जिस समय सिख धर्म की स्थापना किए थे, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, यह बात आपको पता होनी चाहिए। उस समय किसका शासन था दिल्ली सल्तनत पे, औरंगजेब। अरे कोई बताएगा, एक है सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जी सर। 1507 के आसपास की घटना है ये मेरे ख्याल से। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आता है, हाँ वही है 1507। उसी समय सिख धर्म की स्थापना हुई है गुरु नानक देव के द्वारा। और उस समय शासक कौन बैठा हुआ है, सिकंदर लोदी, ठीक है। सल्तनत में लोदी वंश है, शासक है सिकंदर, धर्म की स्थापना हो रही सिख, गुरु जी कौन है, गुरु नानक देव। पंजाब के जाट किसान अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। वो लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। मगर अपने 10वें और आखिर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बन गए। गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयां की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा तो समाप्त हो गई। तो गुरु की परंपरा समाप्त कब होती है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र से शिष्य थे उनके बंदा बहादुर, अपने हाथ में ले लिए। बंदा सिंह नाम है उनका, बंदा बहादुर सिंह बोल सकते हैं। बंदा बहादुर सिंह के हाथ में सिखों का नेतृत्व आ गया है। बंदा बहादुर नाम से विख्यात थे। बंदा ने पंजाब के किसान नीची जातियों के लोगों को एकजुट किया। मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी। उसे 1715 में पकड़ लिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण रहे। किसकी असफलता के, बंदा बहादुर के। तो बंदा बहादुर की असफलता के कारण क्या थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासन अभी भी काफी शक्तिशाली था। अरे इस समय तो बहुत सारे लोग हैं, आसफ जाह, निजामुल मुल्क, हैदर अली नहीं है, ये अवध के नवाब जो हैं, बंगाल वाले जो हैं, सब लोग मजबूत स्थिति में अभी भी मुगल बादशाह बैठा हुआ है। फर्रुखसियार इसी समय में तो था। इस समय में एक उसका क्या नाम था जो खां आया था, खां करके था, वो भी देखो इसी समय में था। पंजाब के संपन्न वर्ग ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया। यह भी एक कारण है जिसमें बंदा बहादुर को पराजय का सामना करना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि नीची जाति और गांव की गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वो मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। यह भी धार्मिक कट्टरता उसके अंदर में थी, इस कारण से भी वो हारा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसके कारण बंदा बहादुर असफल प्रयास किए और अंत में उनको मृत्यु प्राप्त हो गए। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में जो गड़बड़ी हुई, सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका प्रदान किया, ठीक है।
आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा, धन, सैनिक शक्ति इकट्ठा की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना शुरू कर दिया। मतलब पंजाब, मतलब सिख साम्राज्य के उठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन दोनों के आक्रमण के बाद दिल्ली जो था पूरी तरह से खाली हो चुका था। खाली नहीं हुआ था, प्रशासन जो दायरा था ना, वो थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, उसी को भरने का प्रयास करना था। क्योंकि अभी तो मराठे अगर पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं हुआ होता तो मराठे मजबूत होते स्थिति में, लेकिन क्योंकि मराठे इसमें हार चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, तो इस समय दिल्ली के आसपास में जो एक क्षेत्र है मजबूत स्थिति में, जिसको खड़ा होने का मौका मिल रहा है, वो पंजाब है। तो पंजाब को मौका मिला, सिखों को खड़ा होने का मौका मिल गया। सिख, याद रखना, सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित था जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मिसलों में कोई भेदभाव नहीं था, ये मिसल एक दूसरे के साथ सहयोगी रवैया अपना रहे थे। ठीक है, मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। याद रखना, जो सिख थे, जो मिसल थे, वो समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। ये बात याद रखनी है। और ध्यान रखना, किसी मिसल के मामलों पर विचार करने, उसके प्रधान, अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। एक शब्द हमने आपको बताया है, अगर आप लोगों को याद होगा, गुरमत्ता। गुरमत्ता सिख संप्रदाय से संबंधित शब्द है, आपको पता होना चाहिए। क्या मालूम है आप लोगों में से किसी को ये गुरमत्ता क्या है भाई? जो मिसल थे ना, ये सब मिलते थे, साल में 2 बार मिलते थे ये लोग। ठीक है, उस मिलने के दौरान जो इनमें आपस में विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लिए जाते थे ना, उसी निर्णय को बोला जाता था गुरमत्ता। ठीक है, ध्यान रखना, ये गुरमत्ता एक शब्द है, ध्यान रखना इसको भाई। अकुलीन लुप्त हो गया, शक्तिशाली प्रधान, सामंत, सरदार, जमींदार ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना, खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर लिया। ठीक है ना? इसमें देखिए, आप चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। मिसल के बारे में लिख लो, लिखना है मिसल के बारे में। मिसलें कई सारी थी, 12 मिसलें हैं जिनके बारे में बताए हैं। 12 मिसल रही है भाई। ये यहाँ पे कहाँ गया? ये इन मिसलों के बारे में लिखना है आप लोगों को। कौन इसका संस्थापक रहा है, कौन इसका नेता रहा है, ऐसा किसी को करना है कि नहीं? बता दो जल्दी, लिखना हो तो लिखो। दिखा दीजिए। लिख लो, एक तरफ लिख लो मिसल और एक तरफ लिख लो नेता। मिसल में पहले मिसल का नाम है भंगी, गांव में भी सुनते होंगे, है भाग्य। हाँ, क्या बोले? भंगी का आगे हाँ, छज्जा, छज्जा सिंह। छज्जा सिंह नाम है इनका, छा से छतरी। सर नेता में लिखेंगे। भंगी मिसल है, छज्जा सिंह नेता है इसके। दूसरा लिखो आहलूवालिया। आहलूवालिया, एक नाम सुना होगा, मोहनटेक सिंह आहलूवालिया, है ना? नाम सुना होगा इनका। तो उपाध्यक्ष रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसके नेता कौन थे? जस्सा सिंह। जस्सा सिंह हो गए। अब आएंगे रामगढ़िया। रामगढ़िया मिसल, इसके नेता कौन है? तो इसके नेता है नंद सिंह। सिंह लास्ट में जरूर लगाना, ध्यान रखना भाई। रामगढ़िया। फिर आएंगे नकई, फिर आएगा एक नकई मिसल। नकई मिसल का नेता कौन है? तो नकई मिसल का नेता है हरि सिंह। हरि सिंह। फिर आएगा कन्हैया, है ना? गाना सुने होंगे। ये हो गया कन्हैया। कन्हैया के हैं जय सिंह। कन्हैया के बाद एक नाम आएगा निशान वालिया। निशान वालिया। निशान वालिया के कौन है? संगत और मोहर सिंह। संगत सिंह, मोहर सिंह, 2 लोग हैं। निशान वालिया मिसल के नेता हैं। एक है फैजुल्ला। फैजुल्ला बोले या फिर बोल दे सिंहपुरिया। सिंहपुरिया या फिर फैजुल्ला। फैजुल्ला, इसके नेता कौन है भाई? इसके नेता हैं, आ जाओ भाई, कपूर सिंह, है ना? कपूर सिंह। चलिए छोड़िए। तो सिंहपुरिया मिसल भैया फैजुल्ला मिसल है। फैजुल्ला मिसल के आपके कपूर सिंह हैं। उसके बाद एक नाम आता है शहीद। शहीद मिसल है, इसको कहां लिख दें? चलो यहां लिख रहे हैं शहीद मिसल। इसके कौन है? इसके है दीप सिंह। दीप सिंह इस मिसल के नेता हैं।
इसके बाद आएगा करोड़ सिंघिया। करोड़ सिंघिया, इसका नेता कौन भाई? इसका नेता है करोड़ सिंह, अपने नाम पे ही रख लिया है ना। जैसे आप लोग, एक हो गया करोड़ सिंघिया, करोड़ सिंह हो गया। दूसरा है फुलकिया। फुलकिया, फुलकिया मिसल है, इसका कौन है भाई? फूल सिंह है। वो मूवी कौन सी भाई? अल्लू अर्जुन वाली पुष्पा। पुष्पा नाम है तो कब फूल समझा है? फायर है, मैं फायर। ठीक है, तो फूल सिंह है, तो फूल सिंह को फूल ना समझना कोई। उनका खाली नाम है फूल सिंह। और पीछे जो सिंह लगा हुआ है ना, वो मेन। तो अपने फूल सिंह भैया फुलकिया से हो गए संबंधित। अब है एक उल्ले वालिया। अच्छा, उल्ले वालिया मिसल। उल्ले वालिया मिसल किसका है भाई? नाम लिख लो, दो नाम। लिखे। हाँ, गुलाब सिंह ही लिखना, और क्या। सॉरी, गुलाब सिंह देखिए उल्टा लिख रहे थे। गुलाब सिंह, गुलाब और तारा सिंह। तो ये अपना हो गया उल्ले वालिया मिसल, गुलाब और तारा सिंह का। एक और मिसल है जो सबसे फेमस है, जिसका शासक बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है, जो ये कहता भी है कि हमारी आंख इसलिए भगवान ने ले ली है कि ताकि हम सबको एक ही निगाह से देख सकें। नाम क्या? नाम इनका भैया, इनकी मिसल का? शुकर चकिया मिसल। से ही संबंधित होंगे कौन? उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, जो अमृतसर की संधि के लिए फेमस है ना। इसके आगे हम सब कल पढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम रोक देते हैं।